के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स उनके हिसाब से मार्केट में डेवलप होंगे वो हमें विस्तार से बताते हैं। और इसी कड़ी में मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के हेड ऑफ क्वांट एंड फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आलोक जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। जिस तरह के सेंटिमेंट्स बाजार में डेवलप हो रहे हैं, देखिए तेजी हम देख रहे हैं मार्केट में। ऑफ कोर्स टैरिफ से राहत की जो खबरें हैं उसके बाद बाजार ने उड़ान भरी हैं, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तेजी टिकाऊ कितनी है, क्योंकि देखिए विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का ट्रेंड तो अब भी जारी है। पिछले दिनों हमने मार्केट में वॉलेटाइल मूव्स टुवर्ड्स डाउनसाइड भी देखे और इस वक्त बाजार में सेंटिमेंटल अप्रोच है जो कि नजर आ रहे हैं। मार्केट पर आपकी रीडिंग क्या कहती है? बिल्कुल सही कहा आपने कि लास्ट एक वीक या 10 दिन काफी न्यूज ड्रिवन और काफी सेंटिमेंट ड्रिवन थे। 2 अप्रैल का दिन बिल्कुल पता था कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स आने वाले हैं। लोगों की जनरली एक्सपेक्टेशन थी कि जितना दूसरे देश टैरिफ्स डालेंगे उतनी ही शायद टैरिफ यूएस डाल दे। एग्जाम्पल के एंड जितना इंडिया यूएस के गुड्स पे डालती है टोटल, वो एवरेज में करीब 12% है। तो एक्सपेक्टेशन थी कि अराउंड उसी रेट पे होंगे, बट जब रेट्स काफी ज्यादा आए तो इनिशियली डर, एंड देन उसके बाद एक एक करके जब उन्होंने स्टेप्स थोड़े बैकवर्ड लिए, जैसे कि 90 डे का पॉज, अभी वीकेंड पे कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ को उन्होंने कहा कि एग्जेम्प्ट है। तो इस तरह से जब स्टेप थोड़े पीछे लिए तब समझ में आया कि यस, ये उतने भी ज्यादा जोर से टैरिफ्स नहीं आ रहे जितना कि डर लग गया था। एट द सेम टाइम ग्लोबली सप्लाई चेन में चेंजेस आएंगे। जो जो कंपनीज एंड सेक्टर्स के एक्सपोजर्स यूएस ड्रिवन है, वहां पे थोड़े बहुत न्यूज का तो इम्पैक्ट रहेगा। तो इन सारी चीजों के वजह से मार्केट में थोड़ी उथल पुथल जरूर थी। लेकिन अगर इसको थोड़ा ध्यान से और देखें तो ये काफी एक स्ट्रैटेजिक मूव है यूएस के लिए भी। और डेफिनेटली अगर वो टैरिफ्स लगाते हैं तो उनके यहाँ थोड़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उनके यहाँ जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम तो होगी, जिसके रिसेशन भी हो सकता है वहां पे। ऐसे में जहां पे यूएस लगभग वर्ल्ड मार्केट कैप का करीब 60-65% है, तो वहां अगर रिसेशनरी ट्रेंड्स होते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो जहां पे ग्रोथ टेंडेंसी ज्यादा होंगी वहां पे मनी चेज कर सकती है। और ऐसे में ये ओवरऑल माहौल इंडिया के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। और इंडिया के एक्सपोजर ग्लोबल ट्रेड में भी कम है, एंड यूएस के प्रति जो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 2-2.5% ऑफ जीडीपी ही है। तो ओवरऑल सिचुएशन इंडिया के लिए बेटर है। दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि बाउंस बैक होते वक्त में हम लोग काफी हद तक बाउंस बैक कर चुके हैं। अप्रैल महीने में जितना भी लॉस हुआ था मोरलेस आज के मूव के बाद काफी हद तक कवर हो चुकी है, जबकि मार्च महीना कुछ 6-7% जैसे रिटर्न मोस्ट इंडाइसेस ने दिए थे। नेट नेट भले ही ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स ग्लोबली मोस्ट कंट्रीज के थोड़े इम्पैक्टेड हों, बट ऑन अ रिलेटिव बेसिस इंडिया के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, पहले तो आलोक जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया और आप बता रहे हैं कि सारे सर्कमस्टांसिस सॉर्ट ऑफ इंडिया के लिए किसी ना किसी तरीके से बेहतर हो रहे हैं। लेकिन सर फिर भी कोई ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तो कोई थोड़ा कम तेज़ दौड़ेगा। अगर सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं तो ज़्यादा तेज़, ज़्यादा बेहतर कंडीशन में, ज़्यादा बढ़िया रिकवरी किस जगह और किस सेक्टर्स में आपको दिखेंगी? तो अगर कोई डोमेस्टिक फोकस्ड, डोमेस्टिक सेंटर्ड सेक्टर्स हो जिसमें ग्रोथ विजिबिलिटी भी थोड़ी बेटर हो, बैलेंस शीट एंड मैनेजमेंट क्वालिटी भी रीजनेबली अच्छी हो, इस कॉम्बिनेशन में काफी इम्पैक्ट पॉजिटिव रह सकता है। जैसे कि कुछ लार्ज फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे वो लार्ज बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स, या लार्ज एनबीएफसीज हों, और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जो बास्केट्स बेटर हैं, जैसे कि होटल्स, कुछ हद तक हॉस्पिटल्स, ट्रैवल में कुछ होटल, कुछ एविएशन, एट द सेम टाइम कुछ फूड कंजम्पशन रिलेटेड बास्केट्स। तो इनमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो डोमेस्टिक ड्रिवन है, ये काफी बेटर पोजीशनड है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काफी ग्रोथ अच्छी है, काफी करेक्शन सेगमेंट में भी हो चुका है। तो ये सेगमेंट्स, और सिक्लिकल्स में डिफेंस और पावर, ये सेगमेंट्स में ग्रोथ भी अच्छी है, डोमेस्टिक ड्रिवन भी है, एंड इनको बाहर के उथल पुथल से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये सेगमेंट्स में हमारे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। पर आलोक, आपने अपना टेक, अपना आउटलुक ज़रूर हमें बताया, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि इनफैक्ट शुरू भी हो चुका है वो है क्वार्टरली अर्निंग्स। नतीजों का सिलसिला
नतीजों का दौर शुरू हो चुका और ये शुरू हुआ है आईटी सेक्टर मेजर टीसीएस के साथ साथ। अब धीरे धीरे आईटी के ठीक बाद बैंक्स, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, एफएमसीजी, सारे के सारे प्लेयर्स, इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के भी नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। अगर याद करें पर्टिकुलरली बैंक्स, फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स, एक आध बैंक को छोड़ के क्वार्टरली अपडेट्स जो हैं ठीक ठाक नजर आए। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा जाने वाला बैंक एंड फाइनेंशियल, ये स्पेस आपको कैसा लगता है? स्पेस में काफी सिलेक्टिव होने की जरूरत है। हमें याद रखना होगा दैट ये सेक्टर काफी लेवरेज सेक्टर है। जितने की बैंक्स की नेटवर्थ होती है, उनकी लेंडिंग उससे काफी ज्यादा होती है। जब ओवरऑल माहौल थोड़ा स्लो डाउन का बन गया है, लास्ट ईयर भी हमने देखा अर्निंग से लेकर जीडीपी हर जगह थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन थी, और अब एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से ओवरऑल ग्रोथ नंबर थोड़े कम रह सकते हैं। ऐसे में वो लेंडर्स जिसकी क्रेडिट अंडरराइटिंग काफी बेटर हो, उन सेगमेंट्स पे रहना बहुत बेटर है। तो दैट्स वाई विद इन बैंक्स ऑल्सो जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, एनबीएफसीज में भी जो लार्जर एनबीएफसीज हैं, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड ऑन लेंडिंग साइड, क्रेडिट कॉस्ट साइड काफी अच्छी रही है, उन सेगमेंट्स में सीमित रहना बेटर होगा दैन कि वो नीचे की तरफ जाएं। तो ओवरऑल पॉजिटिव, लेकिन सिलेक्टिवली पॉजिटिव। ठीक है, सर एक और आशंका है जो कि आईटी को लेकर है। अभी भी पूरी तरह से खतरा तो टला नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। यूएस के अंदर तो रिसेशन तक की भी बातचीत चल रही है, जो हो सकता हो भी जाए। रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि मोर देन 50% कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। तो आईटी को कैसे प्लेस करें? हम थोड़ा पीछे कर दें तो उसमें हमारी एक प्रॉब्लम आती है, हमको वैल्यू हंटिंग नहीं मिल पाएगी, और अगर आगे कर देते हैं तो एक्सट्रीम रिस्क हो जाएगा। तो मैनेज कैसे करना है सर? अगर आईटी को हम ध्यान से देखें, स्पेशली द लार्जर आईटी जो कंपनीज हैं, अब लास्ट 10 साल के मुकाबले अगले 5-10 साल तो इनको डिस्ट्रप्शन ज्यादा लगता है। तो लास्ट 8-10 साल में भी इनकी ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं थी। जो टॉप 4-5 आईटी कंपनीज को हम साथ जोड़ दें तो 10-11% जितनी ही इनकी अर्निंग्स ग्रोथ रही थी। आने वाले समय में इनके लिए डबल प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि एआई की वजह से इनके ओवरऑल प्राइसिंग पावर और मार्जिन्स में इम्पैक्ट रह सकता है। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंटली, इनके मेन कस्टमर्स और अल्टीमेटली यूएस में है, और अगर यूएस में रिसेशनरी दौर आ सकता हो, भले वो शॉर्टर पीरियड के लिए हो, तो इनके लिए ओवरऑल ऑर्डर फ्लो में इम्पैक्ट रह सकता है। हमने ऑलरेडी सुना कुछ वहाँ के लार्जर कंपनीज के ऑलरेडी ऑर्डर फ्लोज कम हुए हैं। तो अगर ऑर्डर फ्लोज कम रहे और एआई की डिस्ट्रप्शन की वजह से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट रहे और वैल्यूएशंस कुछ खास सस्ते नहीं हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आउटलुक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर नहीं बनता। इसलिए आईटी पे हमारा अंडरवेट स्टांस कंटिन्यूड है। सिलेक्टिवली कुछ कुछ कंपनियां हैं उसके अंदर में, कुछ ऑटो टेक के अंदर में है, कुछ आर&डी की स्पेस में अंदर में है, जहां एक्सेप्शनल ग्रोथ आ सकती है, बट ओवरऑल सेक्टर पे अंडरवेट स्टांस मेंटेन्ड है। ओवरऑल आईटी सेक्टर पर अंडरवेट स्टांस, कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि विदेशी बाजार में जो उथल पुथल होती है उसका सीधा सीधा असर आईटी सेक्टर, डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स पर भी पड़ता है। आलोक, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को किस तरह के एडवाइस मार्केट को लेकर स्ट्रैटेजिकली आप देंगे? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप से हटकर लार्ज कैप में इस वक्त शिफ्ट होना चाहिए, या फिर अपने पोजिशंस को किस तरह से, अपने पोर्टफोलियोज को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? बजाय इसके कि मार्केट कैप कौन सी बेटर है, कि स्मॉल कैप बेटर है या मिड कैप या लार्ज कैप, अल्टीमेटली इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है। तो जिस सेगमेंट्स में ग्रोथ रीजनेबल हो और वैल्यूएशंस अनरीजनेबल ना हो, वो सेगमेंट में रहना बेटर है। तो कई बार क्या होता है, बहुत लार्जर कैप्स में जो सेगमेंट्स में हम अंडरवेट हैं, जैसे कि आईटी, एफएमसीजी, अगर वही डोमिनेट कर रहे हों तो ओवरऑल बास्केट में भले लार्ज कैप्स दिख जाएं, फिर उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो लार्ज कैप्स भी काफी बड़े सेगमेंट्स होते हैं, काफी सारे ईएमएस और डिफेंस कंपनीज और पावर कंपनीज भी लार्ज कैप्स के अंदर आते हैं। तो ओवरऑल मार्केट कैप तीनों में काफी ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल हैं। तो अपॉर्चुनिटी आप फ्लेक्सी कैप जैसे स्ट्रेटेजीज में रख सकते हैं, लेकिन सेगमेंट उसी में रहिए जहां पे ग्रोथ अच्छी हो। इंडिया की ग्रोथ रेट्स में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हम 6-7% के आसपास रियल जीडीपी से बढ़ते आ रहे हैं, जिसका मतलब नॉमिनल जीडीपी 10-11% होता है। ओवरऑल अगर ग्लोबल स्लो डाउन होती है तो हो सकता है 0.5% जितना इम्पैक्ट हमारे पर में भी आ जाए, बट
ऐसा नहीं कि हमारे ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएंगे। तो ग्रोइंग कंट्री जब देश 10% करके एवरेज में नॉमिनल जीडीपी ग्रो करती है, तो जिन सेक्टर्स में इस नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा की ग्रोथ हो उन सेक्टर्स में रहना बेटर है, मोर देन कि मार्केट कैप क्या है उनकी। आलोक, एक मैक्रो क्वेश्चंस भी है अभी इस समय की करंट इन्फ्लेशन से, करंट डॉलर रुपी इक्वेशन से, करंट जीडीपी के नंबर से, करंट आरबीआई के स्टांस से या करंट लिक्विडिटी की पोजीशन से आप सॉर्ट ऑफ सेटिस्फाइड हो या फिर थोड़ा और बेहतर होगा तो ज़्यादा बेहतर है? कुछ चीजें तो बहुत बेटर हुई हैं। अगर लास्ट 4-5 महीने देखें तो आरबीआई काफी प्रोएक्टिवली मार्केट्स को सपोर्ट करते आई है। उन्होंने सीआरआर कट कर दिया, डबल रेपो रेट कट कर दिए। जनवरी में करीब 3 लाख करोड़ जितने लिक्विडिटी डेफिसिट थी, अब हम 2 लाख करोड़ के सरप्लस पे बैठे हैं। तो काफी हद तक इस उथल पुथल वाले टाइम पे आरबीआई ने काफी प्रोएक्टिवली मार्केट को सपोर्ट भी किया है। एट द सेम टाइम ग्रोथ नंबर्स में कट हुए हैं, और ये लाजमी भी है कि इंडिया में नंबर्स थोड़े स्लो डाउन थे, कैपेक्स नंबर्स भी हमने थोड़ा लोअर देखे। एट द सेम टाइम जब ग्लोबल मार्केट्स में भी ओवरऑल स्लो डाउन है, तो प्रोजेक्शंस में थोड़ी सी स्लो डाउन दिखाई दी है। ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स को ज्यादा फेवरेबल होता है अगर ग्रोथ नंबर्स इंप्रूव हो सके। इन्फ्लेशन कंट्रोल में, लिक्विडिटी कंट्रोल में, रेट्स प्रोएक्टिवली कट हो चुके हैं, तो आरबीआई अपनी तरफ से एक्शन बहुत सही ढंग से ले रही है, काफी प्रोएक्टिवली ले रही है, जिसके वजह से बैलेंस काफी अच्छे से बना हुआ है इंडिया में। ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपसे हमने सेक्टोरल पूछा, ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बातचीत हुई, आपसे मैक्रोस के बारे में भी बातचीत हुई, और आपने जो सभी का जवाब काफ़ी सटीक दिया। बहुत शुक्रिया आलोक आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल अगर आप मार्केट्स पे वापस लौट आएँ तो फिर इस समय की सिचुएशन देख